नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाएं हमारे धर्मापण स्टोर पर, जहां इस समय चल रही है बम्पर सेल। 15% डिस्काउंट है और 30 अप्रैल तक ही उपलब्ध है। कल तक हम ये सोच रहे थे कि भाई ये जो अमेंडमेंट लाया गया है महिला आरक्षण के लिए, नारी वंदन अधिनियम जो लाया गया था 2023 में पास कराया गया था, और 2023 में जब पास कराया गया था तो उसमें ये प्रावधान तो कर दिए गए थे। धारा 239 डबल ए में कर दिया था, धारा 330 में, इनमें आपके अमेंडमेंट करके ये प्रावधान कर दिया था कि भाई 1/3 जो है वो रिजर्वेशन, 1/3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। और यह भी प्रावधान कर दिया गया था कि भाई ये जो है वो इसके बाद, इस अधिनियम के पास होने के बाद जो पहला पब्लिश सेंसस होगा उसके बाद ये किया जाएगा। ठीक है साहब। अब मेरे विचार में आ रहा है कि ये सब इस समय कर रहा था, जिस समय ये किया था तो इन्होंने जो संख्या क्यों छुपा के रखी थी? बात तो उस समय भी हो रही थी कि संख्या जो है वो 1/3 जो है, और सारी चर्चा जो है विपक्ष के साथ भी चर्चा जो हुई थी उसमें ये हुई थी कि भाई 1/3 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 1/3 सीटें बढ़ाई जाने के लिए उस समय भी विपक्ष तैयार था। अगर चाहते तो उसी समय धारा 81 और धारा 82 में हम संशोधन कर देते। धारा 81 में संशोधन करके सीटों की संख्या जो अभी बता रहे हैं कि हम 815 और 35 मैक्सिमम रहेंगी, वो कर देते। तो उस समय ये क्यों नहीं किया? भूलवश नहीं किया या जानबूझ के नहीं किया? मुझे अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई साहब ये जानबूझ के ही नहीं किया गया था। और जानबूझ के इसलिए नहीं किया गया था कि उनका ये विचार था कि हम इसकी जो फ़ायदा है या जो भी लाभ है इसका हम ये लाभ 2 बार उठाएंगे। देखिए, एक ये बात तो आपको कहनी पड़ेगी, ऑल सेड एंड डन, कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो लंबी सोच के करती है। कई बार लंबी सोच में मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे आजकल जो ये नीले रंग का प्रचलन बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, तो वो मामला उल्टा पड़ गया। तो हालांकि उसके पीछे भी थॉट था, लेकिन वो थॉट उल्टा पड़ गया। लेकिन इसमें भी ये जब 2023 में सितंबर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और ये एक्ट बन गया था 2024 में, तो उस समय लोग ये सोच रहे थे कि भाई इसका लाभ जो है 2024 में मिलेगा। अब 2024 में मिला या नहीं मिला, 2024 में तो संख्या जो है वो कम हो गई, 304 से कम होकर 240 पे आ गई। 2014 जितनी 282 भी नहीं रही। उस समय इसका विचार किसी ने किया नहीं कि साहब कि इससे कुछ लाभ हुआ या नहीं हुआ। हालांकि अपने आप को महिलाओं का हितैषी प्रोजेक्ट करने में काफ़ी इससे लाभ हुआ। सितंबर 2023 में पास किया गया था। लोगों का ये मानना था 2024 के चुनाव के बाद, यानी 2024 के चुनाव के पहले भी, जब मोदी जी 400 का नारा दे रहे थे, अब की बार 400 पार, तो लोग यही सोच रहे थे कि भाई 400 तो पार हो जाएगा, उसके बाद फिर 2029 में डिलिमिटेशन दोबारा हो जाएगा, तो वो जो लोकल लेवल एंटी इनकम्बेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर सब कुछ हंकी डोरी हो जाएगा। चलिए, ये भी बात मान ली। लेकिन अब ये जो है दोबारा लेकर आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि भैया ये दोबारा इसका लाभ उठाना चाहते हैं। और ये आइडिया इनको उसी टाइम से था कि हम इसको दोबारा लाएंगे, क्योंकि जो संख्या है वो इन्होंने बताई नहीं थी। जो 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया गया था, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम बोला गया था, उस नारी शक्ति वंदन अधिनियम में धारा 81-82 में कोई चेंज किया ही नहीं गया। अब डिलिमिटेशन करने के लिए धारा 81-82 में चेंज किया गया। पॉपुलेशन की भी जो डेफिनेशन थी कि भाई डिलिमिटेशन शैल बी डन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द लास्ट पब्लिश सेंसस, उसको भी बदल के ये कहा जा रहा है कि भाई जो पॉपुलेशन की डेफिनेशन है वो दैट पॉपुलेशन डेफिनेशन मीन्स एज लास्ट पब्लिश सेंसस विच वन एज डिसाइडेड बाई पार्लियामेंट बाई लॉ। यानी अभी तक आपको अगर फ्रीज करना होता था तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता था 2/3 के,
और उसको आपने अपने हाथ में ले लिया। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये प्लानिंग पहले से थी। यानी अब मोदी जी ने आज पार्लियामेंट में खड़े होके जब सीधे सीधे विरोधी पक्ष को कहा कि भाई देखो, अगर तुम इसका विरोध करोगे तो तुमको इसका राजनीतिक नुकसान होगा, मुझको तो इसका फ़ायदा ही होना है अगर तुम इसका विरोध करोगे। तो मतलब ये है कि उन्होंने जानबूझकर विपक्ष को इस दुविधा में डाला है, और विपक्ष भी जो है वो इसमें पूरी तरह से फंस गया है। दूसरी बात क्या की है कि दूसरी बात ये की है कि भाई दोनों का पैसेज जो है और दोनों के ऊपर जो चर्चा है वो साथ साथ करवा दी है कि भाई एक तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है और दूसरा डिलिमिटेशन बिल है। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का जो पैसेज है वो दोनों हाउसेज में अलग अलग 2/3 मेजॉरिटी से होना है, और जो डिलिमिटेशन बिल है उसका जो पैसेज है वो सिंपल मेजॉरिटी से होना है। वो डिलिमिटेशन बिल में जो भी वो प्रावधान करने वाले हैं, अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल गिर जाता है और डिलिमिटेशन बिल पास हो जाता है, तो एक और बड़ी विचित्र स्थिति बन जाएगी कि साहब डिलिमिटेशन बिल पास हो गया और डिलिमिटेशन बिल में ऐसे प्रावधान आ गए और ऐसी संख्या आ गई जो कि जिसका कि प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है। तो आप इसको बहुत गहराई से सोचिए, ये बड़ी लंबी चाल है, ये छोटी मोटी चाल नहीं है। और ये जब नारी वंदन अधिनियम 2023 में लाया गया था, तो ये चाल मुझे ऐसा लगता है कि उसी समय सोच ली गई थी। क्योंकि एक बात और भी है कि ये जो इस बार जो डिजिटल सेंसस हो रहा है, वो सेंसस के परिणाम जो है वो मिड 2027 में आ जाएंगे। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव में उसका अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन 2029 के चुनाव में तो उसका अंतर निश्चित रूप से पड़ने वाला है। तो फिर अचानक 2026 में लाने की क्या आवश्यकता है? 2026 में लाने की आवश्यकता है कि इसके बाद में यदि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल डिफीट हो जाता है, जो कि ऐसा लग रहा है क्योंकि राहुल गांधी जो है वो अपनी विद्वत्ता में ऐसा काम करेंगे, और राहुल गांधी जो है वो इसको बिल को डिफीट करवाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को, और बहुत बहुत खुशी होगी उनको। लेकिन जहाँ जहाँ सोसाइटी में महिलाओं की बात अधिक चलती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल एक सेमी मैट्रियार्कल सोसाइटी है, बाय द वे ये बता दूँ आपको। वहाँ किसी भी घर में महिला का जो स्थान है वो पुरुष से कम होने की तो बात ही छोड़िए, हम घर के मामलों में कम से कम गृह स्वामिनी जिसको कहते हैं ना असली में, तो गृह की स्वामिनी महिला ही होती है। और जैसे जैसे आप और पूर्व की तरफ जाएंगे तो आप पाएंगे कि भाई महिलाओं का स्थान जो है वो और भी बढ़ता जाता है। मेघालय में तो एक्सट्रीम है। मेघालय में तो आप ये समझिए कि जब विवाह होता है तो दूल्हे को जाना पड़ता है दुल्हन के घर पे, उसको वहाँ रहना पड़ता है। अब बाद में अलग होकर अपना घर बना ले वो बात अलग है, लेकिन वहाँ तो पूरी तरह से मैट्रियार्कल है। केरला जैसे ले लेते हैं आप, केरला तो हालांकि चुनाव हो गए, लेकिन केरला में मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी। मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी मतलब व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी थी, जो संपत्ति थी, वो अपने भांजे को ट्रांसफ़र होती थी, यानी बहन के बेटे को ट्रांसफ़र होती थी। वो मैट्रिलिनियल सोसाइटी। हालांकि वो मैट्रिलिनियल सोसाइटी जो है वो हमारे लेफ्टिस्ट ने ख़त्म की। कोई ये नहीं कहता कि साहब एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी, एक महिला प्रधान सोसाइटी का अंत जो है वो लेफ्टिस्ट ने किया, ये सब भूल गए। लेफ्टिस्ट ने शायद 1972 या 73 में वो जो सिस्टम था वो ख़त्म किया था। इसलिए भाई जो लोग भी इसको ऊपरी देख रहे हैं वो ये निश्चित रूप से समझ लें कि इसका प्रभाव होने वाला है और दूरगामी होने वाला है। तमिलनाडु में भी महिलाओं की स्थिति इस प्रकार की है कि वे इंडिपेंडेंटली अपना वोट देती हैं, कई स्थानों पर इंडिपेंडेंटली वोट देती है। या आप उत्तर भारतीय जो समाज है, उत्तर भारतीय समाज में आप नहीं देखेंगे। उत्तर भारतीय समाज में
एक प्रकार से परिवार का एक निर्णय होता है, पूरा परिवार एक साथ वोट देता है। लेकिन ये जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को अपनी पैठ आगे बनानी है, वहाँ वहाँ तो मामला दूसरी तरह का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको मैं क्रेडिट का ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, उसका क्रेडिट ले लीजिए, और क्रेडिट नहीं लेंगे तो भी लाभ मेरा ही है। अब ये तो दिस इज़ एज पॉलिटिकल एज इट गेट्स। ये अलग विषय हो सकता है कि अलग डिबेट हो सकती है कि साहब कि किसी भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल को इस प्रकार से एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जाना चाहिए क्या। ये तो बैटलफील्ड है, पॉलिटिकल बैटलफील्ड। पॉलिटिकल बैटलफील्ड में तो ये दांव जो है वो चले ही जाते हैं। कौन से कांग्रेस से कम चले थे। ये मामला तो है बड़ा इंटरेस्टिंग, और अभी देखते हैं, वोटिंग तो होगी कल जाके, क्योंकि कई सारे जो ऑपोजिशन ग्रुप्स है वो सपोर्ट में आ गए हैं। बीजेडी सपोर्ट में आ गई है, बीजेडी सपोर्ट में आ गई। और ममता दीदी की टीएमसी ने अनाउंस कर दिया कि वो जो है इसका बहिष्कार करेगी। डीएमके इसके विरोध में खड़ी हुई है। लेकिन आपके टीडीपी, जिसको लोग कह रहे थे कि साहब ये नहीं जाएगी, टीडीपी पूरी तरह से समर्थन में खड़ी हुई है। तो मज़ा तो बहुत आएगा। कल तक देखते हैं, हो सकता है कल तक मामला और भी पलटी खाए, क्योंकि आज सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि भैया इसका तो मैं राजनीतिक फ़ायदा उठाऊंगा अगर तुमने इस बिल को डिफीट किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।